और एक तो जनाब ऐसे हैं कि वो अब भी नहीं संभल रहे हैं, आपके पुराने नेता हैं पंडित राम कुमार। ऐसा है, वो कोई बता दो दवाई है तो उनका कोई बुरा नहीं मानता, पता नहीं वो जो है ना वो, मगर उनको भी मैं ये मानता हूँ भी बातों पर हमारा तो उनके पोते बन गए थे, वो आपके दादा बन गए थे, बड़ा गाढ़ा रिश्ता था। मैं ये वही, मगर हमारी पार्टी में रहते हुए आपको कभी वो सुनने को नहीं मिला जो आपको उस पार्टी के ही एक नेता ने कह दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता, मंत्री आपने नहीं बनाया, मुझे एक बात और बताओ, मंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया उनको, इस चीज का गुस्सा समाज पर क्यों निकाला? हमने अनूप धानक नेता भी हरियाणा में खड़ा होकर कह देगा मैं इसके लठ मारूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमारा 2019 में दिया हुआ ऑफर उन्होंने क्यों नकारा था? हमें बीजेपी के साथ क्यों जाना था? नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया। मैं जो भूपेंद्र सिंह उल्टा आरोप लगा रहे हैं, मैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने कहता हूं कि वो जिस भी उसमें जीवन में आदमी किसी चीज पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, एक स्पिरिचुअलिटी का उसका एंगल होता है, मैं ये कहता हूं कि वो अपने दिल पे हाथ रख करके और इस जनता को ये बताएं कि दिग्विजय चौटाला ने आपको कितने फोन किए। तो मतलब दोबारा से कितनी संभावनाएं हैं कि परिवार एक छतरी के नीचे आ सकते? देखिए, तो हम फिर लड़ाई लड़ेंगे, फिर कामयाब होंगे, और पर जनता चाहेगी, परमात्मा चाहेगा, समय चाहेगा, परिवार अगर एक होगा तो सबसे खुश मैं होऊंगा। अच्छा, आपने भी देखा होगा आरएस यादव जी हैं, पूर्व आईपीएस, वो एक दावा कर रहे हैं, इल्जाम कह लीजिए, संगीन आरोप लगा रहे हैं। आप कितना मानते हैं कि ये सच है? क्योंकि इसमें दो तरह की बहस हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये झूठ है, इतने सालों तक कहां थे, अभी सामने क्यों आए हैं? दिग्विजय क्या मानता है? लेकिन एक फील होता है क्या, देखिए परिवार पर जब भी कोई आरोप लगाता आखिर हैं तो आपके चाचा, एक मन में फील होता है कि यार चाचा पे गलत लगाया जा रहा, झूठे आरोप लगाया जा रहा। ऐसा है होता जो टिकरी बॉर्डर पे फोर्स लग गई थी, उस दिन किसानों पर लाठीचार्ज होना था, वह एक दुष्यंती था जिन्होंने सरकार को साफ कह दिया था अगर किसी किसान को टच भी कर दिया तो मेरा इस्तीफा पकड़िए और मैं इस्तीफा देकर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सिर्फ ये हुआ था, ऐसा बहुत सारे उदाहरण है। ये भी हुआ था पिपली के अंदर भी, जो सस्पेंड जो एसपी को करवाया था, वो दुष्यंत जी के आदेश पर मेरे सामने मुख्यमंत्री से उस समय दुष्यंत जी की बहस भी हुई इस बारे में। बहुत सारे ऐसे विषय हैं। मेवात के अंदर जब हिंदू मुसलमान दंगा हुआ तो दुष्यंत ने अड़ के ये बात कह दी थी कि मैं तुम्हें ना केवल अपना समर्थन वापस दूंगा बल्कि तुम्हें एक्सपोज करूंगा इस बात पर, अगर ये मोनू मानेसर को तुमने अरेस्ट नहीं किया तो उसको अरेस्ट करवाया था। बहुत बार ऐसा हुआ दुष्यंत ने अड़ करके। लेकिन ये चीजें पब्लिक में नहीं आती हैं, अंदर जब हम गठबंधन में थे तो ये चीजें पब्लिक में कैसे आएंगी? आती भी नहीं, कई बार प्राइवेट कोई सरकार की मेरा कहने का तात्पर्य ये है, एक तो जो हमारे साथ ठोलेदार थे ना, दुष्यंत जी और मेरी माता जी को छोड़ करके और अमरजीत जी को छोड़ करके, जो 6-7, चलो ये अनूप जी भी हमारे साथ थे पुराने, बाकी जो 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 हमारी फौज थी, ये सारी की सारी ये कुनबा कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ था। बागमती का कुनबा था ये। इनको संभालते, उस सरकार के काम को संभालते, जनता की भावना को संभालते, और हमें तो जुमा जुमा बने हुए 6 महीने हुए थे। और एक तो जनाब ऐसे हैं कि वो अब भी नहीं संभल रहे हैं, आपके पुराने नेता हैं पंडित राम कुमार। ऐसा है, वो कोई बता दो दवाई है तो उनका कोई बुरा नहीं मानता, पता नहीं वो जो है ना वो, मगर उनको भी मैं ये मानता हूं, हमने आजमाया तो हमें बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक बनाया, उनकी कहीं भी बातों पर हमारा मजाक। उनके पोते बन गए थे, वो आपके दादा बन गए थे, बड़ा गाढ़ा रिश्ता था। मैं ये वही तो कह रहा हूँ। नहीं, रिश्ता तो आज भी हम उनका आदर करते हैं, और मेरी उनसे जब भी बात हुई मैं उनका आदर करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आदर तो बुजुर्ग करना भी चाहिए, परंतु जिस प्रकार से वो इस बात का भी उन लोगों ने मजाक बनाया कि हम उन्हें दादा क्यों कहते हैं। तो हम तो गांव में जो भी जाते हैं, बड़ा बुजुर्ग होता है उसको दादा की उम्र के दादा ही कहेंगे, और ब्राह्मण देवता है तो हम गांव में देहात में उसको दादा ही कहते हैं। तो कोई गलत बात तो नहीं थी। ये असर करती है हमारी, मगर इसका मजाक बनाया लोगों ने, खूब मजाक बनाया। बहरहाल हमने कभी परवाह नहीं की। आज जिस पार्टी के लोग हमारा जो है ना बैकग्राउंड में रह के, क्योंकि बीजेपी वाले फ्रंट में तो हमारे पार्टनर्स थे, मगर आग लगाने वाले तो वही लोग थे। आज जब उनके साथ घटना घट रही है, मैं सिर्फ एक ही सवाल दादा गौतम से पूछूंगा। चलो आपने जो समाज के लिए कहा और मैं उन बातों पे नहीं जाता, मगर हमारी पार्टी में रहते हुए आपको कभी वो सुनने को नहीं मिला जो आपको उस पार्टी के ही एक नेता ने कह दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता, मंत्री आपने नहीं बनाया। मुझे एक बात और बताओ, मंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया उनको, इस चीज का गुस्सा समाज पर क्यों निकाला? हमने अनूप धानक जी को मंत्री बनाया। हाँ, और अनूप धानक जी इस पार्टी के बहुत वफादार सिपाही थे। बिल्कुल। मगर ऐसा पता नहीं, हम एक तो ये जो है ना एक ऐसे उसमें उलझ गए। अनूप जी को जब मैं देखता हूं तो
वो बने इंडिपेंडेंट चार्ज थे उनके पास 4 और वो बहुत बड़े मंत्री बने। दुष्यंत चौटाला से हमने और कुछ लोगों ने पार्टी के अंदर रह के बहस करके उन्हें 3 मंत्रालय और दिलवाए एडिशनल। दुष्यंत ने अपनी कलम को कम किया, उनकी कलम को ज्यादा किया। और मुझे ये लगता है कि उससे बड़ा पद जो हरियाणा में है, जिस पद पर वो थे, उससे बड़ा पद है मुख्यमंत्री का पद। ये तो आप भी मानते हो और मैं भी स्वीकारता हूं। मुख्यमंत्री बीजेपी उन्हें नहीं बनाएगी, ठीक बात है। तो जितना बड़ा पद, जितना मान सम्मान दुष्यंत चौटाला दे सकता है, इससे ज्यादा मुख्यमंत्री बन सकता है, वो भी चले गए। क्या लोभ है, क्या लालच है, क्या जो है ना, मतलब मैं ये समझता हूं कि समय होता है। चोई देवीलाल जी ने पॉलिसीज को लागू किया। चोई देवीलाल जी ने अपने जीवन काल में 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, और 2 बार जब वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे जच्चा बच्चा हो, चाहे पेंशन हो, चाहे समाज कल्याण के लिए योजनाएं हो, चाहे चौपाट बनाने की बात हो, ऐसे बहुत काम किए जो जब तक ये सृष्टि रहेगी उनको याद किया जाएगा। यस, बिल्कुल। मगर आप मुझे, तभी तो वो जननायक है। हाँ, मैं तभी पूछना चाह रहा हूं, किसी और नेता के साथ जननायक नहीं लगता। मैं पूछ रहा हूं कि जब उन्होंने ये काम इंप्लीमेंट किए तो 2 ही सरकारों में किए होंगे, तीसरी बार तो बने नहीं। जब 2 बार उन्होंने इतने अच्छे काम किए तो इसी जनता ने अगले चुनाव में उन्हें क्यों हराया? ये तो गिराए से खुद उनको हरा दिया गया था। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, नौजवान के मुकाबले में। दुष्यंत चौटाला अगर हार गया तो यही दुष्यंत चौटाला 50,000 वोट से जीता भी था। जनमत, जनता का आशीर्वाद, ये भी परमात्मा का आशीर्वाद है। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। इस बार जनता ने हमारा कान पकड़, नाराज उसी से होते हैं जिस पे अधिकार हो, आपी ने कहा। बिल्कुल। तो दुष्यंत का कान पकड़ करके इस बात की जनता ने नाराजगी जाहिर की है कि तुम बीजेपी के साथ नहीं जाते। तो अब दुष्यंत जी को संघर्ष के पथ पे हरियाणा की जनता ने दोबारा चलाया है। हम 4 साल संघर्ष करेंगे। मेरा ये कमिटमेंट है, आपके कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हम 4 साल जो भूमिका कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल नहीं निभा पाएंगे, उसको बड़ी बखूबी तरीके से हम निभाएंगे। सरकार के आंख और नाक कान खोल करके रखेंगे, इनको मजबूर करेंगे, इन्हें विवश करेंगे कि ये हरियाणा की जनमानस की आवाज को अच्छी तरह सुने। ये बड़ा कमिटमेंट है। मैं बड़ा कमिटमेंट कर रहा हूं। मैं जिस दिन से चुनाव आया, मैं कसौटी पे कसूंगा आपको, बिल्कुल कसना। जिस दिन से चुनाव हुआ है, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे परिवार का मेहनत आप कर रहे हैं, घर बैठा हो। हम दिन रात लगे हुए हैं और लोग नाराज हैं, उसको हम जाते हैं, सहज स्वीकारते हैं, उनको गले लगाते हैं, मनाते हैं। बहुत लोगों को हमने मना लिया। धीरे धीरे कछुए की चाल 4 साल में सबको मना लेंगे। अपने को क्या मनाना, अपने लोगों को क्या मनाना? नहीं, मनाना भी पड़ता है अपने को। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मनाना, जब चाहे मना सकते हैं हम। हाँ, उन पे अधिकार है, अधिकार है। और इसीलिए मैंने आज रैली पंडाल में मैं जाके आया था, जहां हमारी 7 तारीख की रैली है। और आपने देखा कि अन्य राजनीतिक दलों ने टिन शेड के नीचे रैलियां की। हमारी रैली 12-13 एकड़ के अंदर खुले मैदान के अंदर रैली है। और ऐसी रैली, मतलब जो आप इस बार ही देखोगे, ये जींद के मुकाबले की रैली होगी। और इस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, मैं आज भी भिवानी में तैयारियों में लगा हुआ हूं। जब भिवानी अकेले से, जींद में एक तो बड़े चौधरी ने की थी 86 में, उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा अभी तक। नहीं, वो तो खैर आपकी बात जायज है। बहरहाल तो उसके बाद जो जेजेपी बनी थी, तो बहुत बड़ी रैली हुई थी, लाखों लोग थे। मैं ये कह रहा हूं कि उसके मुकाबले की रैली इस बार हम करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग जो हमारे से नाराज थे, बड़ी संख्या में उसमें आकर अपना आशीर्वाद दें। क्या मतलब हरियाणा की जो जनता है, जो देवीलाल परिवार का एक वोट है, आपका वोट है, ठीक है, वो इधर उधर जा सकता है। अभी जो कांग्रेस की तरफ गया है, कांग्रेस का जो परसेंटेज बढ़ा है, बहुत सारे लोग हैं वो खुले मन से कहते हैं कि हम तो देवीलाल परिवार का वोट है और हम तो किसी मकसद से आए थे, अब वो हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा। जो लोग कांग्रेस में गए हैं, आप क्या मानते हैं कि वो वापस जेजेपी की तरफ कितना आएगा? नहीं, वो 10% जो है वो जेजेपी की तरफ ही आएगा। तो देवीलाल जी के मूल रूप से जो विश्वास करने वाले, जो उनकी विचारधारा में लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि भविष्य में मेहनत कौन करेगा, कौन ऐसा है जिस पर 36 बिरादरी विश्वास करेगी, एक बिरादरी नहीं। कौन ऐसा है जो लगनशील है, कौन ऐसा है जो 2029 के बाद भी हमारी लड़ाई लड़ सकता है। इस सारे परिदृश्य के अंदर मैं ये मानता हूं कि हम उनकी कसौटी पर पूरे खरे हैं। क्या मानते हैं, तो मतलब दोबारा से कितनी संभावनाएं हैं कि परिवार एक छतरी के नीचे आ सकता? देखिए, मैं हाइपोथेटिकल बातों में विश्वास नहीं रखता, मगर मैं नकारात्मक व्यक्ति भी नहीं हूं। अच्छा। और मेरी आयु का व्यक्ति अगर नकारात्मक बात करेगा तो फिर उम्मीद भी किससे की जाएगी। मैं सदैव ये कहता हूं कि परिवार के बड़े लोगों का फैसला है, और जो भी फैसला वो करेंगे उसे हमें पहले भी हमने स्वीकारा। मेरे दादा ने मेरे पिताजी को और हम दोनों को संघर्ष के पथ पर छोड़ा, हम कामयाब हुए। आज जनता ने हमें संघर्ष के पथ पर छोड़ा है, वो तो है नहीं इस दुनिया में। ठीक बात। तो हम फिर लड़ाई लड़ेंगे, फिर कामयाब होंगे।
और जनता चाहेगी, परमात्मा चाहेगा, समय चाहेगा, परिवार अगर एक होगा तो सबसे खुश मैं होऊंगा। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है अभय सिंह चौटाला का। जी, आपने भी देखा होगा, आरएस यादव जी हैं, पूर्व आईपीएस, वो एक दावा कर रहे हैं, इल्जाम कह लीजिए, संगीन आरोप लगा रहे हैं। आप कितना मानते हैं कि ये सच है? क्योंकि इसमें दो तरह की बहस हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये झूठ है, इतने सालों तक कहां थे, अभी सामने क्यों आए हैं? दिग्विजय क्या मानता है? मैं कोई भी छोटी बात अपने मुंह से किसी के बारे में क्यों करूं, जब तक कि मुझे उसकी गहन सच्चाई को नहीं पता। मैं नहीं जानता कि उस समय क्या हुआ था। मगर मैं ये जरूर चाहता हूं कि इतनी बड़ी बात अगर कही गई है हमारे परिवार के बारे में, और उस समय क्योंकि परिवार एक था, तो उन लोगों पर जिन पर इल्जाम लगाए गए हैं उनको पब्लिक डोमेन में आकर के, मीडिया के सामने आकर के सच जरूर बोलना चाहिए। उन्हें इससे परहेज नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए। अदरवाइज इन लोगों को मानहानि करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मानहानि कर रहे हैं वो लोग। यस, बिल्कुल। पूरे परिवार, उस समय तो संयुक्त परिवार था साहब। हाँ, वही तो हमें लोग कह रहे हैं कि आप तो उस समय तो इकट्ठे थे, और जवाबदेही सभी की बनती है, सबकी बनती। लेकिन एक फील होता है क्या, देखिए परिवार पर जब भी कोई आरोप लगाता है, आखिर हैं तो आपके चाचा, एक मन में फील होता है कि यार चाचा पे गलत लगाया जा रहा है, झूठे आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा है कि हम चाहते हैं तभी कि वो आकर के पब्लिक डोमेन में, और मैं उनसे, अगर वो किसी माध्यम से मेरी बात को सुनेंगे भी, मैं वैसे तो नहीं सुनते, मगर वो अगर सुनेंगे, उन्हें एक तो पहले सुनने की आदत डालनी चाहिए, सुनाने की नहीं। जनता में वही अच्छा श्रोता नहीं है? मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में वो कामयाब है जो सुने, अच्छा श्रोता हो, जो लोगों की सुने, मूल भावना सुने, उनके अंदर का भाव क्या है उसको जाने। और एक उनकी जो शब्दावली है, किसी एमएलए के बारे में ऐसा कह देना कि मैं उसे विधानसभा में मुर्गा बना दूंगा, क्या ये आज के दौर में राजनीति नहीं, किसी भी दौर में क्या ये एक्सेप्टेबल है? हो सकता है कि 50, 60, 100 लोग, इर्द गिर्द के लोग या सोशल मीडिया पर आपकी वाहवाही करने वाले लोग तो कह दें वाह क्या बात कही, क्या नेता है भाई, अड्डा नेता है, बना देगा मुर्गा। इन चीजों से आम जनमानस, जनरल पब्लिक, गांव देहात में बसने वाला लास्ट पंक्ति का, जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, वो ये समझता है कि ये चोई देवीलाल की परिवार की छवि नहीं थी, ये उस परिवार पर शोभा नहीं देता। तो क्या खाप के नेताओं का जो प्रश्न था कि हम ये जानना चाहते हैं कि इतने लंबे समय तक दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी ने दादा गौतम को कौन सी गोलियां दी, कौन से कैप्सूल दिए तो ठीक ठाक रहे, अभी खाप वाले देना चाह रहे हैं उनको? मैं देखो, खाप के नेता हमारे लिए आदरणीय हैं, और खाप जो हमारे इस व्यवस्था का जो सिस्टम का जो वो है, उसके अंदर खाप का तो आदेश स्वीकारा जाता है, उसे आदेश या उसे बताया नहीं जाता। रही लेकिन बात जो दादा गौतम की जो टिप्पणी, आप उसके बारे में थोड़ा मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं, बहुत ही गलत है। मगर मैं खाप के नेताओं से भी कहूंगा, ये सस्ती राजनीति, यानी पॉपुलर होने के लिए, जब आपको आपकी पार्टी ही भूल जाए, आपको इग्नोर करने लग जाए, तो सस्ती राजनीति के लिए वो कर रहे हैं। कई बार हमारा समाज इन चीजों में बहुत जल्दी कूद करके उन्हें पॉपुलर कर देता है, और फिर आपको वो गालियां निकालते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो 90 में तो हैं, 90 के क्लब में तो हैं, मगर ना हमारे लिए मैटर करते, ना उनके लिए मैटर करते, उन लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, और इनको दंड देना है, इनको सजा देनी है। भाईचारा तो ये लोग बिगाड़ना ही चाहते हैं, मगर अगर इन्हें दंड देना है तो 5वें साल जब मत का प्रयोग करो तो उस मशीन की बीप से देना। आज अगर इन्हें, ये कोई विधायक बनने लायक थोड़ी थे दोबारा, ये इसी भाईचारे का बिगाड़ कर करके तो बने। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। और अगर आज हम इन्हें गालियां निकालने लग जाएंगे, यही तो ये चाहते हैं, इसीलिए ये एक एजेंडे के तहत बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, हिडन एजेंडा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि जब हम इस तरह की बातें, मैं देख रहा था कि हमारी कुछ महिलाएं बहुत गंदा गंदा बोल रही हैं, इन्हें ऐसा मत कीजिए, जरूरत नहीं है। उससे ये कामयाब हो रहे हैं, उससे ये कमजोर नहीं हो रहे। कोई नेता भी हरियाणा में खड़ा होकर कह देगा भाई मैं इसके लठ मारूंगा, मैं इससे तो ये कामयाब हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आप, बहुत सभ्य बात कही आपने। जनता के मन में ये संशय है, अगर दोबारा से जनता आप लोगों पर भरोसा करती है, जेजेपी पार्टी पर भरोसा करती है, तो क्या आप गारंटी है कि आप बीजेपी के साथ नहीं? जीवन में कई बार आप इतनी महत्वता नहीं रखते कि आपकी कहीं भी बात को लोग बहुत ज्यादा स्वीकार लें। शायद मैं अभी अपने पॉलिटिकल करियर में 10, 12, 15 साल मुझे हो गए होंगे, मगर मुझे अभी परिपक्व होने के लिए और बहुत समय लगेगा, और मुझे और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मगर कभी ना कभी मेरी बात को जनता, हो सकता है देर सवेर, वो जरूर स्वीकारेगी कि चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमारा 2019 में दिया हुआ ऑफर उन्होंने क्यों नकारा था, हमें बीजेपी के साथ क्यों जाना था। नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया। मैं चोई भूपेंद्र सिंह, उल्टा आरोप लगा रहे हैं आप लोगों। मैं चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने कहता हूं कि वो
जिस भी उसमें जीवन में आदमी किसी चीज पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, एक स्पिरिचुअलिटी का उसका एंगल होता है, मैं ये कहता हूं कि वो अपने दिल पे हाथ रख करके और इस जनता को ये बताएं कि दिग्विजय चौटाला ने आपको कितने फोन किए थे, अच्छा, मेरी आपसे कितनी दफे बात हुई थी, अच्छा, और ये बताइए कि आपने हमारे ऑफर को क्यों ठुकरा दिया। जी, मैं पूछूंगा जब भी मुझे पॉडकास्ट का मौका मिलेगा, मैं ये प्रश्न पूछूंगा आपके भी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा प्रश्न जरूर पूछिएगा, और मैं आपको भविष्यवाणी भी कर देता हूं, वो यही बात कहेंगे कि मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। अच्छा, कुछ लोगों ने उनसे कुछ आइडिया आपने कितने फोन किए थे? मैंने दरअसल उनसे मेरी 3 या 4 बार टेलीफोनिकली बातचीत हुई। डॉक्टर बांगड़ और मैं उनसे संपर्क में थे, हमें अधिकारित किया था हमारे विधायक दल ने, और उन्होंने सिरे से हमारे ऑफर को नकार दिया था। अच्छा, उसके बाद दुष्यंत जी को अनुराग ठाकुर जो हैं, वो दुष्यंत जी के मित्र हैं, हमारे भी पारिवारिक मित्र हैं, उन्होंने अप्रोच किया, और जब कोई रास्ता ही नहीं था तो हरियाणा के वो 5-6 अहम मुद्दों पर किसके साथ काम करें, विपक्ष में तो हम 15 साल से बैठे ही थे। ठीक बात है। तो मैं एक बात आपसे और पूछ लेता हूं कि दुष्यंत जी जब सत्ता से हटे तो इस सरकार को जब गिराने का मौका आया और हुड्डा जी ये कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि हम इनके खिलाफ अविश्वास लेकर के आए, तो फिर क्यों नहीं लेकर के आए? कॉन्फिडेंस मोशन हम किरण चौधरी को क्यों नहीं हरा पाए राज्यसभा के चुनाव में? किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी हुई जेजेपी के साथ? हम प्रिविलेज लेकर के आते, हम जो ये कहते हैं कि विधायक हमारे साथ नहीं थे, हमारे साथ 3 तो थे, 2/3 मेजोरिटी तो थी, तो बाकी 7 कहीं नहीं जा सकते थे। तो इशारा क्या है आपका, वो बीजेपी के साथ? मैं ये पूछना चाहता हूं हुड्डा जी से, सहज इस बात का जवाब दें। अब जनता तो उनको सीरियसली नहीं लेती, मगर जो आपने कहा कि जनता में आपके प्रति ये भ्रांतियां हैं, मैं उस भ्रांति को क्लियर करना चाहता हूं कि हमने हर मौके बीजेपी को कमजोर करने के लिए प्रयास तो किया, मगर इन लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं। क्योंकि कुछ आप भी सुनते हैं, आपके भी वो मेरा एक ही जवाब दे दें कि जब दिग्विजय ने विधायक दल की जेजेपी की मीटिंग 18 जनपद में हो रही थी, उसके बाद आपसे टेलीफोनिकली बातचीत की थी, तो आपने दिग्विजय को क्या जवाब दिया? जनता को किस प्रकार से भरोसा दिलाएंगे कि जो चीजें रह गई हैं? अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, परिश्रम से, जनता के बीच में रहने से, सुख दुख का हमदर्द बनने से, और सरकार के खिलाफ जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ने से हम ये विश्वास दिलाएंगे, और ये विश्वास कायम करेंगे, और प्रदेश के हर कोने में विश्वास कायम करेंगे। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं जिस प्रकार से जेजेपी की 10 सीटें आई, क्या जनता जनार्दन से राय मशवरा लेकर किसी से गठबंधन किया जाए तो वो अच्छा नहीं रहता क्या? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि किससे गठबंधन? 2 ही तो पार्टियां थी। एक पार्टी से हम गठबंधन करना चाह रहे थे, जबकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसके विरोधी थे। बिल्कुल। उसके बावजूद हम उससे किसी जमाने में बड़े चौधरी कांग्रेस में होते थे, वो निकल गया, तो उसके बाद उसके बाद हम विरोध में थे। तो हमने ये कहा था कि हमारा पहला ऑफर कांग्रेस को, तो दूसरा ऑफर फिर किसको? और अगर देखो, आप पत्रकार हो, आप समझदार हो, और आप सारे उसको जानते हो हरियाणा के, अगर हम घर बैठ जाते, विपक्ष में बैठ जाते, आपको पता है हमारा भी हाल कुलदीप बिश्नोई वाला होता। हमने तो कभी कई चर्चाओं में कहा है ये, हमारे साथ तो कोई भी नहीं रहना था। तब ये कहते इनसे ये एमएलए नहीं संभाले गए। यानी विरोधी का काम विरोध करना, विरोधी का काम आपके बारे में भला और बुरा कहना। उन्होंने तो कहना ही था। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर राजनीतिक दल में जिनका काम सिर्फ दूसरे का विरोध करने का होता है। अब कहने लगे ना कि जो डीएपी बिक रही है, इसमें लाठियां पड़ रही हैं किसानों को, तो दुष्यंत याद आ रहा है। मंडियों में एमएसपी नहीं मिल रही तो दुष्यंत याद आ रहा है। धान की फसल पर पूरा वो नहीं, उठाव नहीं हो रहा तो दुष्यंत याद आ रहा है। भाव भी नहीं मिला, जो तय किया वही नहीं मिला। तो बुढ़ापा पेंशन दुष्यंत जी ने कभी इनकम के नाम पे नहीं कटने दी, इस बार कट रही है। दुष्यंत याद आ रहा है। हमारी बेल्ट के पूरे 3 जिलों को, सिरसा, हिसार और ये फतेहबाद, जो पानी कम हो गया, हमारी बारी महीने में इन्हें काट दी, कम कर दी, उसमें 15 दिन में कर दी, तो अब दुष्यंत याद आ रहा है। एक चीज बोली जाती है दिग्विजय के लिए कि दिग्विजय बार बार हल्के बदल रहे हैं, क्यों नहीं एक हल्का पकड़ के चलते हैं? देखो, मैं ये मानता हूं कि मेरी पार्टी जब बनी थी तो मुझे जींद की कमान सौंपी थी, और मैंने जींद में जाकर के चुनाव लड़ा। अगली बार मेरे परिवार के 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे थे, तीसरा भी अगर चुनाव लड़ता तो उससे पार्टी का नुकसान होना था, तो मैंने इग्नोर किया। इस बार मेरे पिताजी ने मुझे अपना हल्का सुपुर्द किया, मैंने चुनाव लड़ा, और मैंने बहुत अच्छा वहां पर चुनाव लड़ा, प्रदर्शन अच्छा था। और मैं सिर्फ इसलिए हार गया कि वहां पर 2 फैक्टर थे। एक तो एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका एक समर्थन जो है बीजेपी के कारण एक पार्टी को हो गया। बीजेपी भी नहीं चाहती थी, क्योंकि बीजेपी तो वहां सिर्फ 7,000 वोट पे खड़ी है, तो उन्होंने 5-7-10 हजार वोट जो है वो
शिफ्ट करवा दिए, इसलिए ये कैंडिडेट जीत गया जो इनेलो का जीता है। हम्म। और दूसरा चौटाला साहब जो लास्ट में जाकर के आए, उन्होंने ये कहा, लोगों ने उन्हें कहा भी कि दिग्विजय भी तो आपका है, तो उन्होंने ये कहा कि अगली बार उसको देख लेना, इस बार मेरे कहने से मेरी पार्टी को आखिरी बार वोट दियो। तो जो बागड़ी बेल्ट थी हमारी, उसके अंदर एक मूल भावना हो गई कि चौटाला साहब कह करके गए। मुझे भी लोगों ने कहा कि आप आओ, चाय पियो, आपका मान सम्मान है, वोट अगली बार देंगे, इस बार चौटाला साहब। ये धारणा थी। नहीं तो मैं चुनाव जीत रहा था, हमारी पार्टी एक तरफा वहां से चुनाव जीत रही थी, हम चुनाव इन परिस्थितियों में जीत रहे थे। मैं तो कह रहा हूं अगली बार तो बहुत अच्छे हालात हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि अब दिग्विजय को लीड करना चाहिए। शिवम, दिग्विजय क्या मानते हैं? ये सब बेमानी बातें हैं, ये नॉनसेंस बात है। अगर कोई इस तरह की कहता भी है, मैं ऐसा शब्द तो नहीं प्रयोग करता किसी के लिए, मगर ये वो लोग हैं जो हमारा नाश करना चाहते हैं। मतलब इन बातों में आप नहीं आओगे? मुझे ये बताओ, मैं अपने आप को भी आंकता हूं, मैं राजनीति को भी अच्छी तरह जानता हूं, और अब तो 12-13 साल हो गए। अब मैं वो भी नहीं हूं जो 12 साल पहले था या 5 साल पहले था। ये सब चीजें वो लोग करते हैं जो हमें खराब करना चाहते हैं। आपके नेता कौन है? दुष्यंत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, या फिर जननायक चौय देवीलाल? हमारी पार्टी के आज के दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता हमारी पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है। हमें आज की सरकार के विकल्प के तौर पर नेता जो इस व्यवस्था को परिवर्तित कर सकता है, उसमें बड़ा योगदान भविष्य में दुष्यंत जी का होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम जो आइडियोलॉजी मानते हैं वो चौय देवीलाल और चौय ओम प्रकाश चौटाला जी के हम शिष्य हैं, उनकी उंगली पकड़ करके राजनीति सीखे हैं। ये मेरे परिवार में 4 हम बच्चे हैं, मेरे जितना तो उनके साथ कोई भी नहीं रहा। अच्छा, आप ज्यादा जितना मैं उनके साथ रहा हूं और जितना मैंने उनके साथ पॉलिटिकली एक्टिविटीज में भाग लिया है, ये तो दुष्यंत जी तो उसके बाद में आए थे। नहीं, देखो, अगर मैं भी देखूं ना, जब आप बोलते हैं तो मुझे ओम प्रकाश चौटाला याद आते हैं, क्योंकि आपकी भाषा शैली, आपका अंदाज, काफी चीजें उनमें मेल खाती है। मैं उनके साथ रहा हूं, मैं उनसे सीखा हूं, मैं उनसे उनका डिसिप्लिन सीखा हूं, और मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। मेरे से वो बहुत प्यार किया करते थे। और सच मानो तो मैं तो आपको दुष्यंत से अच्छा वक्ता मानता हूं। वक्ता की दृष्टि में मैं आपको अच्छा वक्ता होना और अच्छा राजनीतिक होना, नहीं, आप में वो छवि है ना, उसमें बहुत फर्क है। आपने चौटाला साहब, और मैं ये नहीं कहता कि इस तरह वो धारा प्रवाह बोलते थे, मगर दुष्यंत जी जिस सूझबूझ से जो फैसले ले सकते हैं, जो लीड कर सकते हैं, हम सब उनके नेतृत्व वो में कैप्टन कूल हैं, धोनी की तरह बड़ा शांत नहीं, अच्छा है, उसको वैसे मान लेते जी। और आप मतलब कह सकते हैं कि कोहली हैं। चलो, मैं ये प्रयास करता हूं। आप आगे आकर बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, मतलब कई लोग मुझे कहते हैं भी तू तो 4x4 गाड़ी है, जहां कच्चा हो वहां ठीक चलता है। ठीक है, जहां जीवन में जो गुगली आप संभालते हैं, जीवन में जो आपको रोल मिल जाए, उस किरदार में आ जाना चाहिए, और उस किरदार को पार्टी को अपनी मां मान करके उस किरदार में पूरी सेवा करनी चाहिए। मतलब ये मान लें कि महत्वाकांक्षी नहीं है दिग्विजय, कहीं बाद में दिग्विजय में वो बीमारी ना आ जाए महत्वाकांक्षा की। नहीं, तभी तो मैं अपने दिमाग में पहले से डाल रहा हूं इस बात। ये अच्छी चीज, और इस उम्र में ज्यादा आती है। मैं देखो आपको कवर करूंगा, अभी तो बहुत साल पड़े हैं, और मैं को देखूंगा कि आप में क्या परिवर्तन आता है, आप इस चीज पर कितना कायम रहते हैं। आपका धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप कायम रहें, दिल से ये चाहूंगा कि आप कायम रहें, धन्यवाद। क्योंकि त्याग इंसान को बड़ा बनाता है। ये त्याग की मूर्ति बैठे हैं, और इसलिए इनको लोग जननायक कहते हैं। इस बात में कोई दो जी। तो साथियों, हमने बात की जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला से, और कहीं न कहीं लोग दिग्विजय सिंह चौटाला में ओम प्रकाश चौटाला की छवि भी देखते हैं। आप क्या मानते हैं? जो हमने पूछा, क्या इन्होंने वो जवाब डंके की चोट पर दिए, बेबाकी से दिए, बिना लाग लपेट के दिए? अगर आपका भी कोई प्रश्न रह गया हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अगली बार बैठेंगे फिर पूछेंगे। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यही है कि 7 तारीख को ये बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं जुलाना के अंदर, और उसके लिए आप कह दीजिए। मैं सबसे ये आग्रह करता हूं कि प्रदेश में जो एक नया फूल पौधा लगाया था आप लोगों ने आज से तकरीबन 7-8 वर्ष पहले, वो अपने जीवन के एक नए पड़ाव में एंटर करने जा रहा है। यानी 8 वर्ष पूरे उसकी वर्षगांठ है, 8वीं। और इस शुभ दिन जो पौधा आपने संघर्ष के तौर पर लगाया था, आज वो वट वृक्ष बनने जा रहा है, बड़ा रूप ले रहा है, और प्रदेश में चौय देवीलाल जी के सोच का राज बने, उसके लिए जननायक जनता पार्टी को समर्थन देने, उसका सहयोग करने आप 7 तारीख को जरूर बताएं। और साथियों, जो मैं पढ़ पाया हूं, बड़ी बात क्या कि परिस्थितियां कैसी भी हो स्वीकार्य हैं, और स्वीकार करके लड़ रहे हैं, हिम्मत से काम ले रहे हैं, बिल्कुल जुझारू हैं,
और जो इंसान का जुझारूपन होता है वो हमेशा उसको आगे लेकर जाता है, ऐसा बुजुर्गों ने बताया है। अब आप भी तय कर लीजिए कि आप किस ओर हैं, कहां खड़े हैं, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। कुछ रह गए प्रश्न वो अगले पॉडकास्ट में पूछेंगे। तो साथियों, राम राम।